हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ डे 39 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th में हम लोग 45 वीडियोस के अंदर पूरा 11th का सिलेबस समेटने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर हमने फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में पढ़ा था, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि लिक्विड्स की एक खास प्रॉपर्टी है। क्या होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस वाले सेक्शन के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कॉन्टैक्ट एंगल, कैपिलैरिटी एंड एक्सिस प्रेशर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पहले समझेंगे और इनको फिर डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे। हमारी सीरीज़ का टारगेट तो आपको पता ही है, फिज़िक्स का डर दूर करना। क्योंकि एक बार आपका डर दूर हो गया तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो आपको इस सीरीज़ को कंटेंट वाइज किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको फिज़िक्स आसान है ये एहसास करवाना। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल कि केवल और केवल लिक्विड्स के अंदर ही सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, उससे भी पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल लिक्विड्स के अंदर ही पाई जाती है वो क्या है और वो क्यों है। फिर आपको पता पड़ जाएगा कि क्यों उसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो देखो, सॉलिड्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो सॉलिड्स की जो साइज़ और शेप है वो फिक्स होती है। इसका मतलब उनकी जो सरफेस है वो रिजिड होती है, उसके अंदर आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा हलचल होते हुए नज़र नहीं आएगी। तो सॉलिड्स हैव रिजिड सरफेस। कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं नज़र आई हमें, राइट। और गैसेस की अगर अपन बात करें तो गैसेस के पास तो सरफेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप उनको जितना स्पेस अवेलेबल करवाओगे ये उस पूरे के पूरे स्पेस के अंदर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो अब ले दे की बचा हमारा लिक्विड। लिक्विड की वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो तो फिक्स रहती है ना, बट उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि आपने उसको किस कंटेनर के अंदर डाला है। बेसिकली उसकी जो फ्री सरफेस है, अब उसको फ्री सरफेस क्यों कहा जाता है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। सॉलिड्स की तरह नहीं कि हमेशा के लिए सेम शेप के अंदर पाई जाएगी। आप जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उस कंटेनर के हिसाब से आपकी सरफेस रूप ले लेगी, इसलिए इसको बोला जाता है फ्री सरफेस। सो ओनली लिक्विड्स हैव देयर इज फ्री सरफेस एंड विच कैन बिहेव लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। और ख़ास बात कि ये जो लिक्विड्स की फ्री सरफेस है ना, ये हमें एक स्ट्रेच्ड खिंची हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती हुई नज़र आती है। हमें कैसे पता चला? हमने देखा है कि यार कोई भी लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर आप हल्के ऑब्जेक्ट्स रखोगे, जैसे कोई मच्छर मक्खी आके बैठ गया हो, या फिर कोई हल्का फुल्का पत्ता गिर गया हो, या फिर कोई तिनका गिर गया हो, तो फिर वो डूबता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार जो लिक्विड की सरफेस है ना वो उसको झेल के रखी हुई है। जैसे अपन किसी मेम्ब्रेन के ऊपर किसी चीज़ को डालते हैं तो कैसे उस मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी की वजह से वो चीज़ उसके ऊपर टिकी रह जाती है, कुछ वैसा ही हमें लिक्विड्स के साथ भी नज़र आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी लिक्विड है उसकी जो बूंदें हैं, खासकर पानी की बूंदें तो हम सभी ने देखी हुई है ना, तो वो हमें नॉर्मली कर्व्ड शेप के अंदर नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? अगेन सरफेस के अंदर किसी ना किसी प्रकार की टेंशन अवेलेबल है, उसकी वजह से नज़र आती है। आप आपके बालों को जब पानी के अंदर डुबोते हो बकेट के अंदर तो बाल फैल जाते हैं, और फिर जैसे बाहर निकालते हो तो बाल चिपक जाते हैं। सेम चीज़ आप अगर ब्रश के साथ में करोगे तो जैसे पानी में डुबोगे तो बाल फैल जाएंगे और बाहर निकालोगे तो वो बाल अपने आप ही चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ब्रश के 2 बालों के बीच में आपकी लिक्विड की सरफेस बन जाती है और उस सरफेस के अंदर एक टेंशन अवेलेबल होती है जो कि मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है और उसकी वजह से बाल पास पास आ जाते हैं। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो खास बात है ये केवल और केवल लिक्विड्स के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि केवल और केवल लिक्विड्स के अंदर ही फ्री सरफेस होती है। अब आप बोलोगे सर लिक्विड्स के अंदर फ्री सरफेस क्यों होती है और क्यों सरफेस के अंदर टेंशन पाई जाती है, उसका हमें कारण समझाओ। तो उसको अपन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप 2 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करो।
एक मॉलिक्यूल आपका डीप इनसाइड द लिक्विड है। डीप इनसाइड द लिक्विड होने का मतलब क्या हो गया कि वो अपने चारों तरफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा हुआ है। तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर इधर हर तरफ से उसको मॉलिक्यूल्स घेर के रखे हुए हैं उसी जैसे, और हर कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। जबकि अगर आप सरफेस के ऊपर किसी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसके एक ही तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ तो एयर है। तो एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता जितना लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो हम देखेंगे कि इफेक्टिवली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई सरफेस है और कोई उसको खींच के नीचे ले जाना चाहता है, हर पॉइंट पर उसको कोई नीचे की तरफ खींचने की, उसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो अगर अपन मॉलिक्यूल ए की बात करेंगे जो कि वेल इनसाइड लिक्विड है, वो हमें इक्विलिब्रियम में नज़र आएगा। अब इक्विलिब्रियम में नज़र आने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होगी, तो उसकी एनर्जी काफ़ी लोअर हो जाएगी इन कंपैरिजन विथ मॉलिक्यूल एट बी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है और केवल एक ही तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड है, यानी कि डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, या फिर अगर है तो उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, एक ही तरफ लग रहे हैं ना, तो उसकी जो एनर्जी है वो इन कंपैरिजन विथ ए आपको हायर नज़र आएगी। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव हायर एनर्जी, और जो चीज़ हायर एनर्जी में होती है ना उसमें हमेशा टेंशन प्रेजेंट होती है। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल लो, जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है तो उसकी एनर्जी 0 होती है, बट जैसे आप उसको स्ट्रेच कर देते हो या फिर कंप्रेस कर देते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे एनर्जी बढ़ जाती है तो आपको पता पड़ जाता है कि स्प्रिंग जो है वो टेंशन के अंदर आ चुकी है, वो अपनी उस अवस्था के अंदर नहीं रहना चाहती। तो कुछ वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव हायर एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब अपन पूरी की पूरी सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो किसी खास पॉइंट के ऊपर अगर अपन एनर्जी जो एक्सेस अमाउंट के अंदर है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपन एरिया से डिवाइड कर देंगे टोटल सरफेस की एनर्जी को, इन कंपैरिजन विथ मॉलिक्यूल्स वेल इनसाइड द लिक्विड। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास में रखी हुई है, एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो एज अ फिजिकल क्वांटिटी हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन कर दिया। अब इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, हमारी लिक्विड की सरफेस इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, यानी कि अगर आप उस सरफेस पे कोई हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के ऊपर आपको फोर्स लगता हुआ नजर आएगा। और इवन हाइपोथेटिकल लाइन ही क्यों, अगर आप कोई लीनियर ऑब्जेक्ट रखोगे ना, कोई फॉरेन बॉडी भी रखोगे, तो उसके ऊपर भी आपको ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाते हुए नजर आएगी। तो वो फोर्स कितना होगा, उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो अपन बात कर रहे हैं अभी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So, if a hypothetical line is drawn over the surface of a liquid, force experienced per unit length, सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, या तो कहो एनर्जी पर यूनिट एरिया या कहो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ये चीज़ भी किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन के बराबर होती है। आगे समझ में। तो अब सरफेस टेंशन को हमने फोर्स के नज़रिए से डिफाइन कर दिया, तो फोर्स कितना होगा ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ध्यान दो बच्चों, सरफेस टेंशन जो है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो बेसिकली आपके लिक्विड की मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बट अगर अपन फोर्स की बात करें जो कि सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी हम डायरेक्शन फिगर आउट कर सकते हैं। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हो जाएगी टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। जो भी हमारी लिक्विड सरफेस होगी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हमें फोर्स की डायरेक्शन नजर आएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अब हमें पता पड़ गया कि कोई भी तिनका या फिर हल्की फुल्की सुई को जब पानी की सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो वो तैरने लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि पानी की सरफेस जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। तो अब हमें पता पड़ गया कि उस निडल के वेट को कौन बैलेंस कर रहा होता है,
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पर ये जो गोला मैंने बनाया ना, ये गोला बेसिकली निडल है। अब आप बोलोगे सर निडल को आपने गोला क्यों बनाया है? तो अगर आप किसी निडल को बिल्कुल सामने से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे, तो आपको उसकी लेंथ नज़र नहीं आएगी, आपको केवल और केवल सामने से एक गोला नज़र आएगा, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली निडल की फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये निडल है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है L। तो जैसे ही आप इसको लिक्विड की सरफेस पे रखोगे तो देखो लिक्विड की सरफेस जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और इधर वाले पॉइंट पर भी सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहाँ पे मैंने कैपिटल T लिखा है सरफेस टेंशन को, ये टेंशन फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट फोर्स, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसको अपनों ने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें फोर्स की वैल्यू पता पड़ गई। और एक इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा है, तो आप क्या करोगे, टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लोगे। तो जो ये TL cos थीटा और इधर वाला TL cos थीटा, ये तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो TL sin थीटा और TL sin थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे होंगे हमारे वेट को। तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें 2TL sin थीटा जो है वो आपको mg के इक्वल नज़र आ रहा होगा। ये कोई न्यूमेरिकल या कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो निडल है उसको जब आप लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखते हो तो वो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर नज़र आती है। क्यों नज़र आती है उसका कारण अपन देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो वेट लग रहा होता है उसको सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसका कंपोनेंट क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो हम पता करना चाहें कि फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स केप्ट ओवर अ लिक्विड सरफेस। पता नहीं आपने कभी महसूस किया है या नहीं किया, जब आप किसी प्लेट टाइप की चीज़ को पानी की सरफेस के ऊपर रख देते हो, तैरने लगती है वो, और जब आप उसको उठाते हो तो उठाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि पानी की सरफेस से वो चिपक गई, हल्का फुल्का सा नीचे की तरफ आपको फोर्स लगता हुआ नज़र आता है। तो वो फोर्स भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कितना फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लगने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप उसको उठाने की कोशिश करोगे, और आपको नेट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को फाइनली उठाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर अपन नीडल की बात करें तो अब जैसे नीडल को आप उठाने की कोशिश करोगे, ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, तो पहले सरफेस ऐसी थी, है ना, जब ये रखी हुई थी, बट जैसे जैसे आप ऊपर उठाते जाओगे तो जैसे सरफेस चिपकी हुई है, तो चिपके ऊपर उठाओगे तो सरफेस कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके की आपकी सरफेस हो जाएगी। तो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा T मल्टीप्लाइड बाई L, इधर भी आपका फोर्स लगेगा T मल्टीप्लाइड बाई L, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लग ही रहा है। तो निडल को अगर आपको उठाना है फाइनली तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ट्वाइस ऑफ TL प्लस mg, इतना आपका फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर अपन इस तरीके की डिस्क लेते हैं जिसको आपने बीच में से काट रखा है, मतलब इसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, तो यहाँ पर दो जगह पर आप फोर्स को लगते हुए देखोगे। इनर सरकमफ्रेंस के ऊपर भी फोर्स लगेगा और आउटर सरकमफ्रेंस के ऊपर भी फोर्स लगेगा। इनर सरकमफ्रेंस के ऊपर फोर्स लगेगा, टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दो, T मल्टीप्लाइड बाई 2πr1, ऐसे T मल्टीप्लाइड बाई 2πr2। जब उठाने की कोशिश करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और खुद का वेट तो है ही, तो आपका जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा 2πt टाइम्स r1 प्लस r2 टाइम्स mg। अगर अपन रिंग की बात करते हैं तो रिंग बेसिकली कब बनती है, अगर इसी वाले सिनेरियो में आप R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम कर दोगे तो आपको रिंग बनते हुए नजर आ जाएगी, राइट। तो रिंग के लिए R1 भी R है, R2 भी R है, तो आपका टोटल फोर्स हो जाएगा 4πtr, इसकी जगह R रख दिया, इसकी जगह R रख दिया, टोटल हो गया 2R, मल्टीप्लाई करोगे तो 4πtr आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस mg जो खुद का वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही। वहीं अगर आप एक डिस्क को रखते हो तो डिस्क की केवल और केवल एक ही बाउंड्री के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज 2πt मल्टीप्लाइड बाई r, खुद का वेट तो है ही, तो इतना टोटल फोर्स आपको उसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके हाथ में आ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग केसेस की तरफ बढ़ते हैं।
तो सरफेस एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उसी को अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी, राइट। और क्यों होती है? बिकॉज लिक्विड सरफेस is behaving like a stretched membrane, so there is some potential energy stored in this surface and that is called surface energy। तो आप सरफेस एनर्जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सरफेस टेंशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल एरिया ऑफ सरफेस से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालनी है तो आप देखोगे वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगी? सरफेस टेंशन के इक्वल निकल के आ जाएगी। हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सरफेस एनर्जी इन सरफेस ऑफ अ वाटर ड्रॉप कितनी होगी, तो वाटर ड्रॉप अगर अपन स्फेरिकल लेंगे तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² और उसको अपन वाटर के सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी 4πr² मल्टीप्लाइड बाई टी। वहीं पर अगर आप सरफेस एनर्जी ऑफ दिस सरफेस ऑफ सोप बबल, तो सोप बबल या किसी भी प्रकार के बबल की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर दो फ्री सरफेसेस होती हैं। एक तो बाहर वाली सरफेस हो गई और एक अंदर वाली सरफेस हो गई। बाहर भी आपकी एयर है और अंदर भी आपकी एयर है। तो लिक्विड एयर इंटरफेस जो है वो आपको दो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर दो फ्री सरफेसेस होंगी। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr² प्लस 4πr², दैट इज़ 8πr²। तो हमारी टोटल सरफेस एनर्जी हो जाएगी 8πr² मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, राइट। अगर कोई पूछे कि बताओ आप इंक्रीज करना चाह रहे हो रेडियस को, जो बबल आपने बनाया ना, R1 है पहले रेडियस और उससे ले जाना चाहते हो R2 पर, तो बेसिकली आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको स्टोर करवानी पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा? 8πr² टाइम्स टी, मतलब फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस 8πr1² टाइम्स टी। तो आप क्या करो, बाद में जो सरफेस एनर्जी है उसमें से पहले वाली सरफेस एनर्जी को माइनस कर दो, इतने डिफरेंस के बराबर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग केस आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। इसमें हमें क्या कहा जाता है? हमें बोला जाता है कि आपकी एक बड़ी ड्रॉप है, उसको आपको छोटी छोटी n ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड करना है। अब ऐसा काम आप करोगे ना तो आपको सरफेस एरिया एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। भाई लिक्विड का वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, सरफेस की जो शेप है वो चेंज हो सकती है, तो अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट करवाते हैं। देखते हैं कि जो बड़ी ड्रॉप की रेडियस है और जो n छोटी छोटी ड्रॉप्स बन रही है उसकी रेडियस में क्या रिलेशन है। तो हमारा पहले वॉल्यूम था 4/3π टाइम्स कैपिटल R³ और बाद में हो गया n ड्रॉप्स है और हर ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3π स्मॉल R³। ख़त्म। तो यहाँ पे 4/3π से 4/3π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा कि R³ जो होगा वो n टाइम्स स्मॉल R³ के बराबर होगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कोई पूछे कि बताओ स्मॉल r कितना हो जाएगा, तो वो आप निकाल सकते हो r/n⁻⁻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 अब अपन फाइनली ये निकाल सकते हैं कि हमारा पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था और बाद में टोटल सरफेस एरिया कितना है, कितना सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो गया। तो हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाद में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, n ड्रॉप्स है और हर ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना है 4π टाइम्स स्मॉल r²। और पहले सिंगल ड्रॉप थी और उसका सरफेस एरिया कितना था 4π कैपिटल R²। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4π जो है वो तो कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपका n टाइम्स r² और स्मॉल r की जगह अपन रख सकते हैं कैपिटल R, तो इसका कर दिए स्क्वायर और n⁻⁻⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n⁻⁻⁻² माइनस r²। तो हमारा r² भी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो n डिवाइडेड बाई n⁻²/3 करोगे तो बच जाएगा n⁻⁻1/3 माइनस 1। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि इतना हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा
इंक्रीज़ हो जाएगा अगर अपन एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो। अच्छा, अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमारी सरफेस एनर्जी भी बढ़ जानी चाहिए। तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हुई है, जो एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, वो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ है उसको सरफेस टेंशन से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम्स n की पावर 1/3 माइनस 1। तो ये हमारी एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, मेन सवाल पूछा जाएगा कि ये एनर्जी आखिर में आई कहाँ से? तो आप बाहर से तो एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, तो जो ड्रॉप है वो क्या करती है? अपनी इंटरनल एनर्जी को ही सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उसकी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई आपकी सरफेस एनर्जी में। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब है आपका टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कितने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा वो भी आप निकाल सकते हो, ms डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। बट एटलीस्ट इतना ध्यान रख लेना कि जब आप एक बड़ी ड्रॉप को n छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड करते हो तो जो छोटी ड्रॉप्स बनती है उनका टेम्परेचर बड़ी ड्रॉप के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी क्रिएट हो रही है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग, दैट्स वाई टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी है। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इन फॉर्मूलाज के ऊपर, मज़ा आया होगा, राइट। चलो एक और चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्रेशर। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सरफेस के अंदर। एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से आपकी जो कॉन्वेक्स साइड ऑफ सरफेस है, आपकी सरफेस कर्व्ड होगी। अब कर्व्ड क्यों होगी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट अगर आपकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है तो उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है, सो ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर एट दी कॉन्केव साइड बोल लो, तो कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। उल्टा भी बोल सकते हो, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होगा कॉन्केव साइड के कंपैरिजन में। तो कॉन्केव साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। तो ये हमारी एक ड्रॉप है, हालांकि मैंने ड्रॉप का आधा ही हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ किया है, बट एक पूरी स्फेरिकल ड्रॉप है। तो इसके बाहर वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है, अब बाहर वाला पॉइंट कॉन्वेक्स साइड पर है तो प्रेशर कम होगा, और अंदर वाला पॉइंट कॉन्केव साइड पर है, मतलब अंदर वाली तरफ से देखने पर आपको सरफेस कॉन्केव नज़र आ रही है। तो मैंने बताया था कि कॉन्केव साइड पर जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को ही बोला जाता है एक्सिस प्रेशर। कितना होता है ये डिफरेंस, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो ड्रॉप थी ना हमारी स्फेरिकल, उसका आधा हिस्सा यहाँ पर शो किया है। आप कितना भी हिस्सा ले सकते हो, आधा हिस्सा लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो बाउंड्री हमें मिल रही है आधे हिस्से की, इस बाउंड्री के ऊपर जो रेस्ट ऑफ द ड्रॉप है, जो लोअर पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, तो मैंने बताया था ना कोई भी हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आपका सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगी 2πr। इतना फोर्स लगने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बेसिकली सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। तो हर पॉइंट पर इधर भी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इधर भी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आपका जो प्रेशर डिफरेंस है उसको
जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया है, वैसे तो आपका एरिया कैसा है, कर्व्ड है, बट उसका प्रोजेक्शन जो नॉर्मल प्रोजेक्शन है उससे बेसिकली जो डिस्क बनेगी उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। पूरी लंबी प्रोसेस है बट फाइनली करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो हमारा एक्सिस प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा अंदर वाले पॉइंट पर प्रेशर माइनस बाहर वाले पॉइंट पर प्रेशर। ध्यान रखना, कॉनकेव पॉइंट पर प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स पॉइंट पर प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। इक्विलिब्रियम पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एक्सिस प्रेशर की वजह से सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मैंने बताया था कि वैसे तो हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, बट इसका जब आप नॉर्मल प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या बनती हुई नजर आएगी, एक डिस्क बनती हुई नजर आएगी। तो इस डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो प्रेशर को, तो ये हो जाएगा एक्सिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और इस बाउंड्री के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो हमारा एक्सिस प्रेशर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2T/R। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है उसके कॉन्वेक्स साइड पर जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड पर जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में ट्वाइस ऑफ T/R इस अमाउंट से ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। अगर मान लो हमारे सोप बबल का एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर दो फ्री सरफेसेस होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो हमें तो अंदर वाले पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है, अंदर मतलब ये वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। तो अगर अपन इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, तो पहले तो पॉइंट बी की बात करते हैं। तो बाहर वाली सरफेस को बी के नज़रिए से देखोगे तो कॉनकेव नज़र आएगी, तो आप कह सकते हो कि पी बी माइनस पी सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ T/R हो जाएगा। और जब आप ए के नज़रिए से देखोगे तो पी ए माइनस पी बी जो होगा वो भी ट्वाइस ऑफ T/R हो जाएगा। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो पी बी से पी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली पी ए माइनस पी सी आपको पता पड़ जाएगा 4T/R हो जाना चाहिए। मतलब इफेक्टिवली जो बाहर वाला पॉइंट है और जो अंदर वाला पॉइंट है उन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस डबल हो जाएगा, कितना, 4 टाइम्स T/R। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो जैसे सपोज करो हवा का बुलबुला बन रहा है पानी के अंदर, ए की फ्री सरफेस है 2T/R, या फिर पानी की ड्रॉप बन रही है, ए की फ्री सरफेस है 2T/R। लेकिन अगर सोप बबल जैसा कुछ बन रहा है जिसके अंदर दो फ्री सरफेसेस हैं तो एक्सिस प्रेशर भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T/R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो हम लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया। अब ये पूरा का पूरा खेल सरफेस टेंशन की वजह से हुआ और इस वजह से हुआ कि हमारी जो सरफेस है वो कर्व्ड है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हमारी सरफेस जो है वो कर्व्ड होती क्यों है। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इसको मेनिस्कस भी बोला जाता है। तो मेनिस्कस की शेप जो है वो क्यों कर्व्ड होती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाई लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड इन फर्स्ट प्लेस, है ना। ये जान लेंगे तो थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सिस प्रेशर दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेस मेनली डिसाइड करते हैं कि हमारी सरफेस कैसी होगी। वन इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड द अदर इज कॉल्ड अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर रेस्ट ऑफ द लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो तो हो जाएगा कोहेसिव। एंड अडहेसिव फोर्स का मतलब हो जाएगा फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो उस लिक्विड को आपने जिस कंटेनर में डाला है, जिस सॉलिड कंटेनर में डाला है, तो वहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में भी फोर्स लगेगा, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो भी अट्रैक्टिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, उसको अपन बोलेंगे अडहेसिव फोर्स। तो अगर मान लो अडहेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग है तो आपका लिक्विड जो है वो वेट करता है, गीला कर देता है, सरफेस पर चिपक जाता है सॉलिड के कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉलिड कंटेनर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बजाय लिक्विड के खुद के मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चाहेंगे तो यार हम तो चिपक जाते हैं दीवार पे जाके, तो यहाँ पर अडहेसिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो आपका जो लिक्विड है वो वॉल्स के ऊपर जाके चिपक जाएगा, वॉल्स को गीला करने लगेगा। और अगर उल्टा केस है तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव के कंपैरिजन में,
तो फिर आपका जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल्स पर नहीं चिपकेगा। तो पानी हमारा पहले वाले केस का एग्जाम्पल है, आप जब उसको ग्लास के अंदर डालते हो तो वो वॉल्स के ऊपर चिपक जाता है। और मरकरी हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है, जब आप उसको ग्लास के अंदर डालते हो, फॉर दैट मैटर किसी भी सरफेस किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हो तो वो कंटेनर की वॉल्स के जाके नहीं चिपकता। तो अगर हम सरफेस की शेप के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हमें डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि सरफेस की शेप कैसी होगी। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लिक्विड सरफेस। जो भी आपकी लिक्विड सरफेस होगी उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, खासकर उस पॉइंट पर जहाँ पर वो सॉलिड से कॉन्टैक्ट में है। एंड टेंजेंट सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे सपोज करो अगर अपन वाटर को ग्लास के कंटेनर के अंदर डालते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो वाटर की मेनिस्कस बनती है वो इस तरीके की बनती है। अब इस तरीके की क्यों बनती है, कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो क्यों बनती है इस तरीके की, क्यों बनती है? क्योंकि इस केस में आपका जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है और जो अडहेसिव फोर्स लग रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो इस तरीके से होता है। ध्यान रखना जो नेट फोर्स होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सरफेस बनती हुई नजर आएगी। तो हमारे कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स का जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पक्का हमारी जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन के अंदर बननी चाहिए, इसके 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारी सरफेस बननी चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर, तो आपने सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और एक सॉलिड सरफेस पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि वाटर और ग्लास वाले केस में आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, वो आपको लेस देन 90 डिग्री नज़र आ रहा है। यानी कि आपको रिलेशन नज़र आ गया कि अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है तो आपकी जो मेनिस्कस बनती है, ठीक है, वो कैसी बनती है? वो बनती है कॉनकेव, ठीक है। और इस केस में आपका जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, वो कम होता है अडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। इस तरीके से होता है कि इनका जो नेट वेक्टर सम होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से होता है कि सरफेस आपकी कॉनकेव सरफेस बनने लगती है, ठीक है ना। यानी कि वाटर जो है वो आपको ग्लास के कंटेनर की वॉल्स के ऊपर चिपकता हुआ नजर आएगा। ये सब कुछ किससे डिसाइड हो गया? हमारे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से डिसाइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर अपन मरकरी ग्लास इंटरफेस का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब मरकरी को आपने ग्लास के कंटेनर के अंदर डाला है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से बनती है। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्स काफ़ी कम है, तो इनका जो वेक्टर सम है वो इस डायरेक्शन में आता है। यानी कि इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो आपको सरफेस कॉन्वेक्स बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भी आप अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात करूँ तो आपकी लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन और सॉलिड सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देख पा रहे हो क्लियरली कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस केस में आपकी जो मेनिस्कस है वो कैसी बनेगी? वो बनेगी आपकी कॉन्वेक्स। तो डायरेक्ट डिसाइड कर लिया कि जहाँ जहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा वहाँ वहाँ पर हमारी मेनिस्कस जो होगी वो कॉन्वेक्स होगी। और हमारे इस केस में जो कोहेसिव फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब है मरकरी के मॉलिक्यूल्स खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ में खुश हैं। मरकरी जो है वो आपको डज नॉट वेट ग्लास सरफेस, ठीक है, ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी अच्छे से। तो ये सेकंड केस हो गया। एक और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर सिल्वर इंटरफेस। इसमें और भी मज़ेदार चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आपके एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्सेस इस तरीके से होते हैं कि इनका जो नेट वेक्टर सम होता है वो सॉलिड सरफेस के अलॉन्ग ही आपको नज़र आता है।
तो यहाँ पर लिक्विड की टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गई, सॉलिड की टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गई, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा आपको कितना नज़र आ रहा है, 90 डिग्री नज़र आ रहा है। यानी कि ना तो सरफेस कॉनकेव होती है ना कॉन्वेक्स होती है, ना तो वाटर सिल्वर की वॉल के ऊपर चिपकता है, ना ही उसको गीला करता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो प्योर वाटर होता है ना, फॉर ये ध्यान रख लेना, प्योर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। इतना कम होता है कि लगभग 0 डिग्री आप उसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम तैयार हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। क्या होता है कैपिलरी ट्यूब का मतलब? अ ग्लास ट्यूब विथ फाइन बोर का मतलब है जिसकी जो ओपनिंग है वो बहुत कम रेडियस, बहुत कम डायमीटर वाली हो। बोर का मतलब होता है ओपनिंग, राइट। एंड ओपन एट बोथ दी एंड्स, दोनों एंड्स पर वो खुली हुई होनी चाहिए, राइट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अ ग्लास ट्यूब विथ फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स, इस ट्यूब को ही अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और जैसे इस कैपिलरी ट्यूब को आप किसी लिक्विड के अंदर डुबोते हो तो आपको उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो या तो बढ़ते हुए या फिर घटते हुए नज़र आता है रेस्ट ऑफ द लेवल के कंपैरिजन में, और इसको ही अपन बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्यों होता है ऐसा, हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, आपने अभी के लिए ग्लास कंटेनर के अंदर वाटर को लिया है, तो वाटर जो है वो कैसी मेनिस्कस बनाता है, कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मेनिस्कस जो होती है वो हमेशा कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज मतलब ऊपर चढ़ते हुए नज़र आती है, और जो कॉनकेव मेनिस्कस होती है वो फॉल डिप्रेस होते हुए नज़र आती है, नीचे गिरते हुए नज़र आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, सेम फॉर्मूलाज आपके एप्लीकेबल होंगे फॉर दी अदर केसेस ऑल्सो, राइट। तो हम देखते हैं कि जैसे आप कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर डालते हो तो इस ट्यूब के अंदर पानी का लेवल यहाँ पर नहीं रहता, थोड़ा सा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। कितनी हाइट, h हाइट ऊपर चला जाता है, इसी को अपन कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये जो हाइट h है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी ये अपन फिगर आउट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस की जो रेडियस है वो हमने ली है कैपिटल R, है ना। और ये जो रेडियस है ये हमारे बेसिकली ट्यूब की रेडियस है, इसको हमने लिया है स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में एक रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में और सॉलिड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाइंस खींचते हो तो जो एंगल बनता है वो आपका कॉन्टेक्ट एंगल कहलाता है। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में थीटा एंगल है, इसका मतलब पक्का हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R cos थीटा के इक्वल होना चाहिए। कैपिटल R हाइपोटेनस है तो पक्का जो स्मॉल r है थीटा वाली डायरेक्शन में ना, तो इसका cos कॉम्पोनेंट होगा। चलो ये बात भी हम यूज़ करेंगे। बात करते हैं कि हमारी जो सरफेस है वो अगर इस पॉइंट के नज़रिए से देखोगे तो हमें कॉनकेव नज़र आएगी, यानी कि पक्का P आउट जो होगा वो ग्रेटर देन P इन होगा। मैंने बताया था कॉनकेव साइड पर जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो P आउट माइनस P इन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ T अपॉन जो भी हमारी सरफेस है उसकी रेडियस, दैट इज कैपिटल R। अच्छा, जितना प्रेशर यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी है, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी है, और सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है तो उतना का उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी है। तो हम जो वो डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं कि हमारे इन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कितना है, P इन, तो H डेप्थ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P इन प्लस रो जी एच हो जाएगा, यानी कि P आउट की एक और वैल्यू हमें मिलेगी P इन प्लस रो जी एच। तो इसको उठा के जब अपन यहाँ पर रखेंगे तो P इन से P इन कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल और केवल रो जी एच बचेगा 2T अपॉन R के इक्वल। इसका मतलब H हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ T अपॉन रो जी R। अब हमें
जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन मिल जाएगा, उसकी डेंसिटी मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बट हम सरफेस की रेडियस थोड़ी ना जाके मेजर करेंगे। तो बेटर होगा कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की फॉर्म में रख दें, है ना, क्योंकि वो हमें गिवन होती है। तो हम कैपिटल आर की जगह रख सकते हैं स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी हमें गिवन होता है। तो हमारा एच हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये हमारा फाइनली कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला आ गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी हथियार इकट्ठे करे हैं, अब बारी है इन लोगों को चलाने की। देखते हैं किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार हमसे जो भी कुछ पूछा जा रहा है वो बेहद आसान है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। देखो कैसे, पहला सवाल देखते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d breaks into 27 tiny drops. The resultant change in energy. तो मैंने डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज इन एनर्जी होता है 4 पाई रेडियस, जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसकी रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन टाइम्स n की पावर 1/3 माइनस 1। डायरेक्ट देखा था हमने। तो यहाँ पे हमें रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है, तो हम इस कैपिटल R की जगह d डिवाइडेड बाय 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स सरफेस टेंशन t 27 की पावर 1/3 माइनस 1। अब 27 का जो क्यूब रूट है वो होता है आपका 3 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल हो गया क्वेश्चन। एक और देखते हैं। अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन यू शेप्ड वायर एंड अ लाइट स्लाइडर supports a weight of 1.5 into 10⁻⁻² Newton. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is. तो हमारी बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग ही रहा है और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी इसको खींच कर रखेगी, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स लगेगा। अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू थोड़ा सा केयरफुली फाइंड आउट करना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा। तो नोटिस करना हमारी जो फिल्म है उसके ऊपर दो फ्री सरफेसेस होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 10⁻⁻² मीटर। और इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारी 2 फ्री सरफेसेस है ना। तो ये तो फोर्स हो गया ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसी को हमें किसको इक्वल रखना है, 30 इंटू 10⁻²। इसी को हमें रखना है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन जो वेट है, ताकि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए और सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाली बन जाए। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें मिलेगी 10⁻² से 10⁻² चला गया, 30 इंटू 2 करोगे तो 60। तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 डिवाइडेड बाय 60, है ना, यानी कि डेफिनेटली 0 हटेगा, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 0.025 न्यूटन पर मीटर। ये आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जानी चाहिए। और देखो, if a capillary of radius r is dipped in water, the height of water that rises in it is h and its mass is m. मास के बारे में अगर अपन बात करें तो मास किसकी इक्वल होता है, मास होता है आपका डेंसिटी मतलब रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास में रो इंटू ए, हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू स्मॉल आर। ठीक है,
यहाँ पे रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो मास है वो हो जाएगा ए। अब ए की जगह भी अपन पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ट्वाइस इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू आर। तो फाइनली देखो जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते थे। अगर आप जो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स लोगे ना कैपिलरी के अंदर, देखो यहाँ पर, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। तो इसके रिएक्शन में फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज टी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो इसका जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, जैसे ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। तो ये बेसिकली वेट को बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो उससे भी अपन डायरेक्ट ये रिलेशन निकाल सकते थे, बट ऐसे निकालोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मास है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की, है ना। अगर हाइट की बात करें तो वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो हाइट कम हो जाएगी, बट हमारा जो मास है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, इफ़ the radius of capillary is doubled, the mass of water that rises in capillary will be। तो अगर आप मास को डबल कर दोगे, अगर आप रेडियस को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, ठीक है, आप रेडियस को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो आपका मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एम आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। हाइट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, मास की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अ वेसल हुज बॉटम हैज राउंड होल्स विथ डायमीटर 0.1 mm इज फिल्ड विथ वाटर, द मैक्सिमम हाइट टू विच द वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकेज। अब उल्टा क्वेश्चन है, आपका ऐसा कोई कंटेनर है और उसके अंदर इस तरीके का एक क्या कर रखा है, होल कर रखा है। अब आप जैसे इसके अंदर पानी भरते हो तो पानी इसके अंदर लीक होने की कोशिश करता है, बट सरफेस टेंशन की वजह से वो लीक नहीं होता है, ऐसी ड्रॉप बन जाती है। अब ये जो ड्रॉप बन रही है, इसका अगर सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स इस ड्रॉप के वेट को बैलेंस कर जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, आपका पानी बाहर लीक नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप सेम डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आपका नजर आएगा, सेम फॉर्मूला आपका नजर आएगा यहाँ पर कि आप कितनी हाइट तक पानी को भरोगे ताकि आपकी चीज़ें इक्विलिब्रियम के अंदर रहें। ये कैपिलरी एक्शन से मिलता जुलता सिनेरियो नहीं है, बट यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, आप खुद भी निकाल सकते हो। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अंदर वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली बाहर वाले पॉइंट पर, कॉनकेव साइड पर प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो आप लिखोगे पी इन माइनस पी ओ इज़ नथिंग बट ट्वाइस ऑफ टी अपॉन आर। और एक आप पी इन कैसे लिख सकते हो, डेप्थ पर प्रेशर जो होता है वो हाइट पर प्रेशर प्लस रो जी एच के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पर रखोगे तो पी नोट से पी नोट कट जाएगा, वही रो जी एच की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ टी अपॉन आर, और वही एच आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी अपॉन रो जी कैपिटल आर, और कैपिटल आर को स्मॉल आर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी अपॉन रो जी स्मॉल आर टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वाटर के लिए मैंने बताया था थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वाटर के लिए हमें थीटा कितना मिल गया, 0 डिग्री मिल गया। सरफेस टेंशन, द मैक्सिमम हाइट, सरफेस टेंशन हमें दे रखा है 75 डाइन पर सेंटीमीटर, जी हमें दे रखा है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट्स चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर भी हमारा CGS के अंदर माना गया है। CGS के अंदर जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो हमारी हाइट आ जाएगी ट्वाइस ऑफ टी दैट इज 75 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1 जी 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर।
तो आर कितना है 0.1 mm डायामीटर है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को भेज देते हैं ऊपर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फर्दर 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो उस 10 को भी मैं भेज देता हूँ ऊपर। इस तरीके से हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 10 नीचे चला जाएगा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 75 इंटू 2 करोगे, 150 इंटू 2 करोगे, 300 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, तो 30 सेंटीमीटर आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, बट अब आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पर हम कैपिलरी एक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A soap bubble in vacuum has a radius of 3 centimeter. Another soap bubble in vacuum has a radius of 4 centimeter. If two bubbles coalesce under isothermal condition, then the radius of new bubble is. यानी कि आपकी टोटल सरफेस एनर्जी हमें कंजर्व रखनी है। आइसोथर्मल का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, सरफेस एनर्जी एटलीस्ट जो है वो कंजर्व्ड है। तो सोप बबल इन वैक्यूम हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइम्स सरफेस टेंशन, और दूसरी वाले की सरफेस एनर्जी हो जाएगी 4 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, और बाद में जो टोटल बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस अपन आर ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो 4 पाई टी से 4 पाई टी कैंसिल आउट हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगी तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें पता पड़ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। बड़ी ड्रॉप की रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए अगर हम इस तरीके से बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। Water rises to a height h in a capillary at the surface of earth. On the other surface of moon, the height of water column in the same capillary will be. अब लोगों को ऐसा लगता है कि सर वाटर के ऊपर तो एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम है, तो कोई कैपिलरी राइज होना ही नहीं चाहिए, जबकि कैपिलरी राइज का वैक्यूम होने से कोई रिलेशन नहीं है। कैपिलरी राइज का रिलेशन है कि आपके सरफेस टेंशन की वजह से आपको कैपिलरी राइज होता हुआ नजर आता है, और वो जो कैपिलरी राइज नज़र होता है वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नज़र आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो आपका जो h डैश अपॉन h होगा वो हो जाएगा g अपॉन g डैश, और g डैश मतलब मून के ऊपर जो ग्रेविटेशन होता है वो g डिवाइडेड बाय 6 होता है, तो हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 6 आ जाएगा। तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स h। तो इनफैक्ट मून के ऊपर अपन सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें 6 गुना ज़्यादा कैपिलरी राइज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 soap bubbles of radii R1 and R2 equal to 4 cm and 5 cm are touching each other over a common surface S1 S2. Its radius will be, कॉमन सरफेस की रेडियस कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो एक तरफ से जो एक्सेस प्रेशर लग रहे हैं, जो बेसिकली छोटी ड्रॉप होगी ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर जो है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो छोटी ड्रॉप की वजह से एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी अपॉन आर। आर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है, माइनस ट्वाइस ऑफ टी अपॉन 5 सेंटीमीटर। और अगर आप ओवरऑल रेडियस के बारे में बात करते हो तो वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी अपॉन जो भी आपकी ओवरऑल रेडियस होगी दैट इज आर। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ टी से ट्वाइस ऑफ टी से ट्वाइस ऑफ टी कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 4 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर जो होगा वो आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। तो आर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस होनी चाहिए कौन से वाले पोर्शन पर, जो कॉमन पोर्शन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, कर लेंगे, ये तो आसान है, चीज़ें करी जा सकती हैं। इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। द वाटर राइजेज अप a height of 10 centimeter due to capillary action.
इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम बिकम्स। तो अगर अपन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और क्योंकि हमारी हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारी हाइट कितनी हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट। अब आपको लगेगा कि सर इसका मतलब तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर से पानी जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एच जो होगा वो ट्यूब की हाइट के बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। पानी पूरा ऊपर तक चढ़ चुका है। फिर उसके बाद में थीटा जो है वो आपका चेंज होना स्टार्ट होगा। नॉर्मली तो थीटा कितना होता है, 0, तो थीटा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन था, या तो आप हाइट को बढ़ा दो या अगर आपको पानी को रोक के रखना है तो आप थीटा को बढ़ा दो। और थीटा इंक्रीज होना होगा, इसका मतलब आपकी जो सरफेस पहले ऐसी थी, ठीक है, वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और आगे जाओगे तो कैसी हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। और आगे जाओगे तो किस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। बट पानी आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल इस कंडीशन में आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, लगभग 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A certain number of spherical drops of a liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. If T is surface tension of the liquid, then देखो, तो हमें आंसर वॉल्यूम की फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में देना है। तो हमें पूछना है, हमें पूछा गया है इफ़ टी इज़ द सरफेस टेंशन, तो एनर्जी के बारे में पूछा गया है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। तो उनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है, मतलब एन जो है, ठीक है, एन मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो वो भी किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल वी के बराबर होना चाहिए। और कैपिटल वी को ही 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब के बराबर भी हो जाना चाहिए। तो बेसिकली स्मॉल एन यहाँ पे हमें किसी भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, तो वो कितना हो जाएगा हमारा v डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। जहाँ पर n की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर अपन इस चीज़ को रख देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमारी सरफेस एनर्जी कितनी थी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाई टी, और बाद में कितनी हो गई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी। मैंने बताया था n की जगह क्या रखा जा सकता है, v अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रखा जा सकता है, टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स टी माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स टी। तो यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से एक आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली बचेगा आपका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, अल्टीमेटली बचेगा आपका v मल्टीप्लाइड बाई 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई t, 3 मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है, ये बच जाएगा। और अगर आप 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप उठाओगे तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी नज़र आएगी आपको, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपको 3v अपॉन आर। तो ये भी अपन रख देते हैं, तो 3vt अपॉन आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की जगह रखा जा सकता है 3v, रखा जा सकता है 3 कैपिटल v अपॉन कैपिटल r टाइम्स t। तो 3v और t बाहर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल r। देखो क्वेश्चन तो आसान है बट थोड़ा सा घुमाया गया है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रह के करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया है वाटर राइजेस टू हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब इफ ट्यूब लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। बेसिकली जितना कैपिलरी राइज होने वाला है उससे कम हाइट वाली ट्यूब आपने यूज़ करी है। तो अभी मैंने बताया था कि पानी कभी भी बाहर नहीं निकलता, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पानी की जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स होना स्टार्ट हो जाती है, बट पानी कभी भी बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना।
तो वाटर राइजेज अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, नहीं, वाटर राइजेज अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब हमें एरिया दे दिया गया है ना, 4/2 से 5/2, कितना एरिया इंक्रीज किया गया है वो हमें दे दिया गया है। इफ द वर्क डन इज दिस द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज, ठीक है। तो हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा, पहले एरिया कितना था 4×2 और बाद में हो गया 5×4, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अपन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब जब फिल्म की बात करते हो तो आपका ऊपर भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और नीचे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो अब आ जाएगा 20 - 8 दैट इज 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 24 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको पता है सरफेस टेंशन जो होती है वो अपन कैसे निकालते हैं, वो अपन निकालते हैं सरफेस एनर्जी या वर्क डन, तो ये 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 24 × 10⁻⁻4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/8 यानी कि 0.125 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस स्मॉल r हैज़ अ वैल्यू valve separating the two identical ends. Initially the valve is in tightly closed position. अब end 1 has the hemispherical soap bubble of radius small r and end 2 has the sub-hemispherical soap bubble as shown in figure just after opening the valve. ठीक है ना, वॉल्व को ओपन करने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे नोटिस करो कि जो 2 बबल बने हुए हैं दोनों तरफ, उनकी रेडियस में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप एंड 2 की बात करते हो तो वहां पे सब हेमीस्फेरिकल है, मतलब हेमीस्फेरिकल से भी आधी, तो अगर आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको बड़ी ड्रॉप बनते हुए नजर आएगी, मतलब इसका पूरा अगर बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर आपको ऐसे छोटा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेडियस कम किसकी है, R1 की, और R2 की जो रेडियस है वो ज़्यादा है। आपका जो एक्सिस प्रेशर होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका एक्सिस प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सिस प्रेशर ऑफ 1 एंड एक्सिस प्रेशर ऑफ 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सिस प्रेशर ऑफ 1 जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। इसका मतलब जैसे आप वॉल्व ओपन करोगे तो 1 से 2 की साइड पर आपको फ्लो होती हुई नजर आएगी। तो एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड्स एंड 2, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सोप बबल्स, ठीक है। एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड्स एंड 2, वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड 1 डिक्रीजेज। और ये काम तब तक होता जाएगा जब तक हमारा सोप जो पहले साइड पर बबल है वो भी सेकंड के बराबर ना हो जाए, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड्स एंड 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड 1 डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। और देखो, व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक ऑफ सरफेस इट्स रेडियस डबल्स if atmospheric pressure is equal to that of column of water height h, then the depth of the lake is, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हो, when a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles। अब नॉर्मली इस प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि पहली कंडीशन में जो प्रेशर है और पहली कंडीशन में जो वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट दूसरी कंडीशन में प्रेशर एंड दूसरी कंडीशन में जो वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। कोई सरफेस टेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन में अपन h डेप्थ पर हैं, मतलब सपोज करो किसी डेप्थ पर है और वो डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका प्रेशर हो जाएगा ρg x प्लस
रो जी कैपिटल एच। क्यों? क्योंकि हमें कह रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वाटर की कैपिटल एच हाइट के कॉलम के बराबर है। तो रो जी एक्स प्लस रो जी एच, ये तो हमारा हो गया डेप्थ पर टोटल प्रेशर। वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। और अगर अपन बाहर चले जाएंगे तो प्रेशर रह जाएगा केवल और केवल रो जी एच एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, डबल कर देंगे तो 8 टाइम्स आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा रो जी एक्स प्लस रो जी एच इज इक्वस टू 8 इंटू 4 यानी कि 24 रो जी एच बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो सॉरी 8 बचेगा, नॉट 24, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हो जाएगा 8 रो जी कैपिटल एच। तो यहाँ पे रो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 रो जी कैपिटल एच, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7h। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। डायमीटर ऑफ 2 लिम्स ऑफ यू ट्यूब एज दिस एंड दिस, ये हमें गिवन है। द लेवल डिफरेंस ऑफ द ट्यूब विल बी, तो जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे एक्सिस प्रेशर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ 2 लिम्स ऑफ यू ट्यूब्स आर 2 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन इज 79 पर सेंटीमीटर, 79 पर सेंटीमीटर। इफ वाटर डेंसिटी इज दिस एंड जी हमें दे रखा है, देन वाटर लेवल डिफरेंस इन बोथ द ट्यूब्स विल बी। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सिस प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो एक तरफ हमारा एक्सिस प्रेशर कितना है? ट्वाइस ऑफ टी अपॉन छोटी वाली रेडियस। ठीक है, तो हमें डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो रेडियस हो जाएगी 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻³ माइनस ट्वाइस ऑफ टी अपॉन 5 mm, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 mm का मतलब हो जाएगा 10⁻³ इतना हमारा प्रेशर होगा। और यही चीज़ किसके बराबर हो जानी चाहिए? रो हमें दे रखा है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी जो है। जी हमने लेना है 10 मल्टीप्लाइड बाय एच हमने फाइंड आउट करना है। हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टी, ये तो अपनों ने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये भी हमारा कॉमन आ गया। ट्वाइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 10⁻³ इधर बच गया 1 और इधर बच गया आपका 2/5 इज इक्वस टू 10⁻³ इंटू 10 इंटू एच। तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी की जगह अपन रख सकते हैं 70, डाइन का मतलब होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन के अंदर 10⁻5 डाइन होता है पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻2 मीटर। तो हमने ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। डिवाइडेड बाय 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वस टू 10⁻4 टाइम्स एच। चलो एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये -5 और ऊपर जो -5 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 70, तो ये 70 कैंसिल आउट हो जाएगा 14 टाइम्स, है ना, और बचेगा 14 इंटू 2 28 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो h की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 2 28 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 10⁻4, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 8.4, 10 से डिवाइड कर दिया, इंटू 10⁻3, मतलब 8.4 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। हमें सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है तो फर्दर 10 से डिवाइड कर दो तो 0.84 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल फील करने लगे होंगे इस टॉपिक के साथ में। आई होप हमारा ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर है वो अब आपको टेंशन नहीं देगा। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।